एग्जाम नगरी के YouTube स्टडी प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा हम आपके लिए फिर एक नई क्लास लेकर आए हैं। आज हम यूपी टीजीटी पीजीटी का एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये 2001 का ये पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे और व्याख्या सहित सॉल्व करेंगे। हम आपको बताएंगे क्योंकि ये जितने ये क्वेश्चन पेपर है ये आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं आजकल जो भी एग्ज़ाम होते हैं यूपी आप टेट 2022 का जो हुआ था एग्ज़ाम, उसमें देख सकते हैं कि 21 का जो 22 में हुआ था उसका एग्ज़ाम, उसमें देख सकते हैं कि पूरा का पूरा पेपर 2017 का दे दिया था, 5 साल पुराना पेपर। तो उसी क्रम में हमने सभी पेपर सॉल्व कर लिए हैं। अब हम थोड़ा सा और पीछे के पेपर सॉल्व करेंगे जो आपको एग्ज़ामों में हेल्प दे सकते हैं। यह क्लास आपको यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी गेट एनवीएस या केवीएस पीआरटी या प्राइमरी सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप वीडियो री एग्जाम दे रहे हैं, हिंदी क्लास ले रहे हैं, तो हिंदी प्लस साहित्य ग्रामर आपको यहाँ से बेहतरीन मिल जाएगा। या बीओ का दे रहे हो या फिर आरओ का, तो बहुत ही बेहतरीन क्लास है। आप सभी लोग बने रहिएगा। और उससे पहले जो हमारे भाई बहन नए हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें जिससे आपको क्लास मिलती रहे। बहुत से बच्चे कहते हैं सर हमें क्लास नहीं मिल रही है और उसके ना टाइमिंग पता चल पाती है, तो देखिए वो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं ना बेल आइकन दबाए हुए हैं। आइए दोनों काम आप कर लेंगे तो आपको क्लास निरंतर मिलती रहेंगी, क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम चाहे यूपी टीजीटी का हो चाहे केवीएस का हो, ये बहुत ही नज़दीक है। यूपी टीजीटी का भी एग्ज़ाम पीजीटी का जो आपका मार्च में होने की संभावना है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत डेट बढ़ चुकी है। अब मार्च में इसका एग्ज़ाम हो सकता है। मैं कह रहा हूँ अभी तैयारी लग जाए। और जो केवीएस की तैयारी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी, उनके लिए बहुत बढ़िया है कि हिंदी साहित्य दोनों का एक ही सेम है, बस उसमें जीएस जीके आपको समान अध्ययन पढ़ना है, वो आपको एग्जाम नगरी रोज़ करा ही रहा है। तो निःशुल्क पीडीएफ प्लस निःशुल्क क्लासें, निःशुल्क पीडीएफ सभी आपको मिल रही है। तो क्यों देरी करना है, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें जिससे आपको क्लासें मिलती रहें प्लस पीडीएफ मिलती रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छी क्लास होगी व्याख्या सहित। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा कहा जा सकता है डिंगल, अभ्रंश या डिंगल पहला, दूसरा अभ्रंश, अवहट तीसरा, चौथा संध्या। अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सिद्ध कवियों की प्रयुक्त भाषा कौन सा, 1 2 3 4 पहले का आंसर आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए आपके पास समय है, आप आंसर इसका दे दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, शेयर कर दीजिए। देखिए मैं बताता हूँ, पूरा व्याख्या सहित करेंगे। मैंने व्याख्या का भी पोर्शन डाला हुआ है। देखिए इसका चौथा है सिद्ध, इसका जो संध्या सिद्ध कवियों द्वारा, इसका जो है कौन सा, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा है आंसर नंबर 4, ठीक है, संध्या। तो संध्या के बारे में देखेंगे। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा संध्या को संध्या भाषा कहते हैं। संध्या भाषा के कई अर्थ हैं किए गए हैं। संध्या भाषा का एक अर्थ है धूप छाई शैली, अर्थात जिसकी कुछ बातें स्पष्ट हो और कुछ अस्पष्ट हो। इसका दूसरा अर्थ हम लोग देख लेते हैं, जैसे रहस्यपूर्ण भाषा। यह तीसरे मत से इसका तात्पर्य है अपभ्रंश और हिंदी के संधिकाल की भाषा। सिद्धों की भाषा कुछ लोगों ने गूढ़ार्थवाणी और कुछ लोगों ने संधि प्रकाश भाषा कहा है। देखिए आप अभी आपने एक क्वेश्चन पढ़ा, सिद्धों की भाषा, संध्या भाषा हमने बता दी, ठीक है। उसके साथ साथ इससे आपको बहुत जो व्याख्या से आपको बहुत चीज़ स्पष्ट हो गई होगी कि कौन सा किसका मत है। कुछ लोगों ने संधि प्रकाश भाषा कहा है, कुछ लोगों ने गुड़वाड़ी। तो आपको एक क्वेश्चन से बहुत से क्वेश्चनों का आंसर मिल जाता है। हाँ, आपको इसकी पीडीएफ जो हम करा रहे हैं ये बिल्कुल फ्री मिलेगी, कोई कुछ नहीं है। जितनी भी होंगी सभी पीडीएफ आपको मिलती आ रही हैं और मिलेगी। ये आपकी 132वीं क्लास है और ये नए क्वेश्चन स्टार्ट किए हुए हैं। आप सभी लोग जुड़िए, ये नई श्रृंखला हमने आज से फिर स्टार्ट की आप सभी के लिए। तो मेरी आशा है आप सभी लोग जुड़ेंगे और हम लोग एक नए मुकाम को पाएंगे और आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। एग्जाम नगरी उठाना, आपको सिलेक्शन दिलाना है, चाहे कोई भी एग्जाम हो हिंदी से रिलेटेड, आपको ये क्लास बहुत ही बेहतरीन होगी। चलिए दूसरा देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द वर्ण की दृष्टि से शुद्ध है, आशीर्वाद, आशीर्वाद या आशीर्वाद। तो आपने देखा होगा कि आशीर्वाद जो है बा नहीं होगा, वाह होगा, ठीक है। तो जो इनमें से जो शुद्ध है आशीर्वाद, ठीक है। तीसरा नंबर
बा नहीं होगा, बा वाले पहले कैंसिल कर दो, बा वाले कैंसिल कर दो, इस ये तो कैंसिल कर दो क्योंकि रा ये वा पे उड़ेगा, ये कटा है, ये बा वाले कैंसिल कर दो, ये दो वाले, एक यही बनता है वाह, जिसमें वाह के ऊपर लगा हुआ है, तो तीसरा इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा देखते हैं, इनमें से द्विवेदी युग का कवि नहीं है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध सोहनलाल द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी या मैथिली शरण गुप्त। तो ये तीसरा क्वेश्चन है, आपको तीसरे क्वेश्चन बताना है कि इनमें कौन आंसर है द्विवेदी युग का, आपको बताना है। मैं छोटा कर दे रहा हूं, आपको दिख रहे हैं चारों ऑप्शन, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध सोहनलाल द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त। आशा है आप सभी ने कमेंट कर दिया होगा, तीसरे का 1 2 3 4 कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इसमें दूसरा सोहनलाल द्विवेदी, ये द्विवेदी युग के कवि नहीं है, द्विवेदी की वजह से सभी लोग इनको मान लेंगे कि द्विवेदी है, तो बस यही आपकी गलती है, सोहनलाल द्विवेदी द्विवेदी युग के कवि नहीं है, ठीक है। पढ़ लेते हैं थोड़ा सा और विस्तार पर। इनमें से सोहनलाल द्विवेदी द्विवेदी युग के कवि नहीं है, ये राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि हैं। अगर पूछ ले तो राष्ट्रीय कवि काव्यधारा कवि में कौन आता है, तो आप कहेंगे सोहनलाल द्विवेदी। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं नाथूराम शर्मा, जिसमें 3 थे, ठीक है। नाथूराम शर्मा, जिनको हम संकट टाइटल से जानते हैं, श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जो इसमें नाम था आप देखें, राय देवी प्रसाद पूर्ण, रामचरित उपाध्याय, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही टाइटल है इनका, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी। द्विवेदी युग के अन्य कवि और देख लेते हैं, बाल मुकुंद गुप्त, भगवान दीन, आमिर अली मीर इनका टाइटल है, कामता गुरु टाइटल पूछता है इसलिए टाइटल में ज्यादा जोर देता हूं, गिरधर शर्मा नवरत्न, रूप नारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, गोपाल शरण सिंह मुखधर पांडे, ठीक है। चलिए अब हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं, त्यागपत्र के उपन्यास के लेखक का नाम तो जल्दी से आप सभी बता दें, यशपाल भगवती चरण वर्मा या वंदालाल वर्मा या चौथा जैनेन्द्र। तो आप सभी से आशा आप इसका कमेंट जरूर कर दिए होंगे त्यागपत्र के उपन्यास के लेखक का कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो देखिए हम बताते हैं, त्यागपत्र के लेखक हैं जैनेन्द्र, आपका चौथा आंसर बिल्कुल राइट सही है। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। चलिए चौथा आंसर आपका राइट सही है, जैनेन्द्र है त्यागपत्र के उपन्यास का लेखक जैनेन्द्र है। त्यागपत्र जैनेन्द्र का कौन सा उपन्यास है, तीसरा उपन्यास है, जो 1937 में प्रकाशित हुआ था। ये मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार, पूछ सकता है जैनेन्द्र किस प्रकार के उपन्यासकार हैं, क्वेश्चन बन सकता है, आप कहेंगे मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। कब प्रकाशित हुआ था, क्वेश्चन बन सकता है 1937 में। देखिए क्वेश्चन कितने बन रहे हैं, व्याख्या से देखिए, त्यागपत्र उपन्यास में मृगलाल के अभिषिक्त जीवन कथा की गई, तो पूछ सकता है त्यागपत्र में किसकी जीवन की अभिषिक्त जीवन कथा की गई, तो आप कहेंगे मृगलाल के, ठीक है। और फिर जैनेन्द्र का जो इनके और देख लेते हैं इनकी रचनाएं, परख 1929 ईस्वी, सुनीता 1934 ईस्वी, त्यागपत्र 1937 ईस्वी, कल्याणी 1939 ईस्वी, सुखदा 1952, विवर्त 1953, समय 1953, जयवर्धन 1956 और ई मुक्तिबोध और ईस्वी और मुक्तिबोध, ई मुक्तिबोध नहीं वो ईस्वी लिखा, ठीक है। मुक्तिबोध 1955, मुक्तिबोध बहुत बार पूछा गया किसका है, तो जैनेन्द्र द्वारा लिखा हुआ है। अब मुक्तिबोध एक कवि थे, ठीक है। मुक्तिबोध 1965, अनंतर 1968, अनाम स्वामी 1974 और राज्यकर 1985, ये उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं जैनेन्द्र जी के, ये सभी उपन्यास हैं, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक कौन थे, ईशा अल्लाह खां, सदल मिश्र या सदा सुखलाल या राजा लक्ष्मण सिंह। तो आप बहुत बढ़िया बता सकते हैं कि जो सदल मिश्रा थे यही फोर्ट विलियम कॉलेज पर हिंदी के प्राध्यापक थे या मुंशी कह सकते हैं, और इन्होंने नासिकी प्रत्याख्यान का इन्होंने रचना की है सदल मिश्रा जी ने, ठीक है। तो इनका देख लेते हैं, इसका राइट आंसर है दूसरा सदल मिश्रा। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के हिंदी के अध्यापक सदल मिश्रा थे।
ये फोर्ट विलियम कॉलेज स्थापना सन 1800 ईस्वी में कोलकाता में ईस्ट इंडिया कंपनी के तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड मैक्स वेलेस्ली द्वारा हुई। हिंदुस्तानी के सबसे बड़े प्रोफेसर गिलक्राइस्ट नियुक्त हुए जो 1804 तक कार्य करते रहे। इसके बाद जेम्स मोट, कैप्टन विलियम टेलर, मेजर विलियम प्राइस हिंदी शिक्षण के दो भाषा पंडितों में आगरा के जैसे लल्लू लाल एवं आरा बिहार के निवासी सदल मिश्रा हुए। तो दो भाषा पंडित थे जिसमें एक लल्लू लाल थे, वो कहाँ के थे, आरा बिहार के, लल्लू लाल आगरा के थे, ठीक है, और बिहार के कौन थे, सदल मिश्रा कॉलेज में रहते हुए। सदल मिश्रा ने इनकी देख लेते हैं, मैंने बताया था सदल मिश्रा की जो रचनाएं हैं, मैंने अभी जस्ट आपको बताया था सदल मिश्रा की रचनाएं। चंद्रावती, नासिक के उपाख्यान बहुत बार पूछा गया जाता है, ये भी सदल मिश्रा का है। 1803 में रामचरित भी इनका है, रामचरित मानस तुलसीदास का, रामचरित इनका 1805 में कृतियों की रचना की है। धनिया और झुनिया प्रेमचंद की किस उपन्यास के पात्र हैं? गबन, गोदान, कर्मभूमि, प्रेमाशय। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए किसके पात्र, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो धनिया और धनिया जूसी ये गोदान के पात्र हैं, ठीक है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। हाँ, धनिया और झुनिया प्रेमचंद के गोदान नामक उपन्यास के पात्र हैं। गोदान में प्रेमचंद का अमर कीर्ति स्तंभ है। तो गोदान प्रेमचंद का कौन सा? अमर कीर्ति स्तंभ में प्रेमचंद को भारत का मैक्सिमम गोरकी भी कहा जाता है। तो मैक्सिमम गोरकी भारत का किसको कहता है? प्रेमचंद को। यह उनकी पौरतम कृति है। गोदान में प्रेमचंद का संपूर्ण जीवन अनुभव सिमट कर केंद्रीय भूत हो गया। इसकी कथा के दो प्रमुख सूत्र हैं जो होरी गोवर धनिया झुनिया तथा अन्य ग्रामीण जो व्यक्ति हैं। तो आपसे पूछ सकता है गोदान में होरी भी है, गोवर भी है, धनिया भी, झुनिया, ये सभी पात्र आप रट ले, बहुत बार पूछा जाता है। अन्य ग्रामीण व्यक्ति दाता दिन, नाखेराम, पटेश्वरी, झिंगुरी सिंह को लेकर चलने वाला कथा सूत्र ग्राम जीवन के विकसित होता है। नागरिक जीवन को लेकर चलने वाला दूसरा कथा सूत्र है। इसमें पंडित ओंकार नाथ संपादन और श्याम बिहारी तनखा बीमा कंपनी के दलाल, और मिस्टर खन्ना जो उद्योगपति हैं, मिस्टर मेहता जो दर्शन शास्त्र के अध्यापक हैं, मिस्टर मिर्जा जो जूते के दुकानदार हैं, और मिस मालती जो लेडी डॉक्टर प्रधान पात्र हैं। तो ये पूछ सकता है मिस्टर मेहता कौन है, किसके पात्र हैं? तो सब मिस्टर खन्ना, ये सब पूछ सकता। आप इनको जरूर एक बार माइंड में धर लें, ठीक है। निम्नलिखित में आपको क्लास कैसी लग रही है? अगर अच्छी लगी तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। निम्नलिखित में संत कवियों में से कौन सा संत कवि पढ़ा लिखा था? तो ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। ये क्वेश्चन आपका देखिए ये मैं सेट कर रहा हूँ 2001 का TGT का, और ये क्वेश्चन आपका, यही क्वेश्चन आपका 2021 में रिपीट हुआ है। आप देख सकते हैं जाकर, अगर बात न माने तो देख लीजिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि पुराने पेपर करेंगे तो बहुत ही आप ही सफलता के मार्ग पे पहुँचेंगे। वही क्वेश्चनों से आप नियुक्ति पाएंगे। घुमा फिरा के वही क्वेश्चन होते, 10 साल 12 साल पुराना है, लोग पढ़ते नहीं है, वही क्वेश्चन पूरे लगा कर फेंक दिए जाते हैं, ठीक है। तो जो दादू दयाल, कबीर, रैदास या सुंदरदास, इनमें सबसे पढ़ा लिखा कौन है? तो इसमें सबसे पढ़ा लिखा सुंदरदास हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। निम्नलिखित में से संत कवियों में संत कवि सुंदरदास जो पढ़े लिखे थे, इनका जन्म संवत 1563 में जयपुर के घासा नामक नागर एक वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पालन पोषण तथा दीक्षा का भार दादू के दो प्रमुख शिशु जगजीवन और रज्जब जी पर पड़ा। वो जो विद्याध्ययन के लिए काशी ले गए, जहां उन्होंने 19 वर्षों तक साहित्य दर्शन अध्ययन किया। वे हिंदी के अतिरिक्त पंजाबी, गुजराती, संस्कृत, फारसी भाषाओं में भी ज्ञाता थे। सुंदरदास ने 42वें ग्रंथ की रचना की थी, जिनमें ज्ञान समुद्र बहुत फेमस है। सुंदरदास की सुंदर विलास सर्वोत्कृष्ट है, सर्वोत्कृष्ट है। इन्होंने केशव के रसिक प्रिया, नंददास की रसमंजरी और कवि सुंदर की सुंदर श्रृंगार नामक श्रृंगारिक रचनाओं की निंदा भी की। शिक्षित होने के कारण इनके काव्य कला पक्ष भी सबल हैं। प्रश्न अनुसार दादू दयाल और रैदास हैं। तो आप सभी को क्लास कैसी लगी जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। अगर आपको क्लास और PDF और चाहिए तो आप इस बटन पर क्लिक कर दीजिएगा, आप डायरेक्ट वहां पहुंच जाएंगे। धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।